Hello everyone, welcome to New Era. And just giving you a short introduction about myself. As you already know, my name is Kaustuke Pandey, and as far as my qualification concerned, I am BTech in Electrical Engineering. Or let's begin the discussion. In this particular lecture, I am going to share with you order of chapters for IIT JEE for class 11th students, है ना. क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए क्या एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए चैप्टर्स का, क्या एक अरेंजमेंट होना चाहिए चैप्टर्स का, एक क्लास 11th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट रखता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. अच्छा, देखो क्या है कि आज ऑनलाइन दुनिया में आज जो मार्केट है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है ना. सारी बुक्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जा रही हैं, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हर जगह की आपको पीडीएफ फॉर्म में हर चीज़ें मिल जा रही हैं, है ना. तो इतना सारा मतलब जो मटेरियल आपके पास आ जा रहा है और बच्चे इसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं. बेसिकली बच्चे इसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं कि ये मटेरियल हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये मटेरियल मिल जाए, वो मटेरियल मिल जाए. लेकिन एक बात मैं तुम लोग को क्लियर करना चाहूँगा कि देखो ऐसा है कि अगर किताबें रखने से और नोट्स कलेक्ट करने से कोई बड़ा एग्ज़ाम निकल जाने वाला होता या फिर कोई बड़ा मतलब एक हाईली एजुकेटेड पर्सन हो जाने वाला होता कोई व्यक्ति, अगर ऐसा करने से, तो ये जान लो कि सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति और सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति वो होता जिसकी किताबों की दुकान है ना. तो इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू कि आपको इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, मतलब अवॉइड करना है इन सब चीज़ों को. क्योंकि देखो ऐसा है कि जब तुम इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा माइंड फिर और चाहत में रहेगा कि ये वाला मटेरियल भी मिल जाए, अब इस वाली इंस्टीट्यूशन का मिल जाए, अब इस वाली इंस्टीट्यूशन का मिल जाए, अब ये वाली बुक का पीडीएफ मिल जाए, अब ये वाली बुक का पीडीएफ मिल जाए, अब ये वाली बुक का पीडीएफ मिल जाए. इस तरह में आपको जो माइंड है हर मतलब फ्लक्चुएट करने लगेगा, है ना, फ्लक्चुएट करने लगेगा. और क्या है कि देखो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे आज के समय पे सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना. तो उनको भी एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि जब मैं भी कोई भी मतलब कि किसी भी क्लास का मतलब सिलेबस उठा रहा हूँ तो क्या एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, है ना. तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी भी है ना. मस्ट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या ऑर्डर होना चाहिए. अच्छा, अब देखो क्या होता है, कभी कभी हम कोई भी चैप्टर है रैंडमली कहीं से उठा लेते हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स का उस चैप्टर में इंटरफेयर हो जाता है, तब चीज़ें हमारे माइंड में फंसने लगती हैं और हम सीधे सीधे होप खो देते हैं, है ना. तो इस चीज़ को हमको भी अपने आप से दूर करना है ना, अपने आप से दूर करना है. तो मैं यही कहूँगा कि देखो ये मैं देखा हूँ कि अभी मैं 10 साल पहले के सारे मैं जेई एडवांस के जेई मेंस के पेपर मैंने उठाए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के स्टेट लेवल्स के जो भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स हुए हैं, है ना, लाइक BHU BSc, बहुत सारे हर जगह की मैंने चीज़ों को उठाया है और मैंने एक कंक्लूज़न निकाला है कि एक किसी भी एक एवरेज, बिलो एवरेज और बिलो एवरेज क्या अपर एवरेज भी, है ना, और एवरेज भी, तीनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये चैप्टर्स को इसी वे में कंप्लीट करें. अगर आप जिस वे में मैं बताने जा रहा हूं, अगर इस वे में अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इससे एक फ़ायदा आप लोगों को बहुत ज़्यादा होगा कि आप कहीं पे इजीली स्टक नहीं होंगे. ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन में स्टक होना एक जेन्युइन बात है. अगर स्टक नहीं हो रहे तब तो गड़बड़ है, स्टक हो रहे तब तो सही है ना. स्टक होना एक मतलब जेन्युइन बात है, जनरल बात है. लेकिन जब तुमको मतलब ऐसा हो जाए कि आप सब्जेक्ट में ही स्टक कर जाएं, वो कॉन्सेप्ट नहीं आता था तो मुझसे ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें. जो मैं स्ट्रेटजी बताने में, स्ट्रेटजी नहीं है ये एक ऑर्डर है, स्ट्रेटजी नहीं है भाई, ये स्ट्रेटजी नहीं है. स्ट्रेटजी का एक अलग ही मज़ा होता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये तुम लोगों का बेसिकली ये ऑर्डर होता है ना. ये ऑर्डर है कि एक चैप्टर मतलब कि पूरे 11th के जो सिलेबस है उसको कैसे हम लोग हैंडल करें, सिंपल सी बात. इस वीडियो में 11th का डिस्कस करूंगा, अगले वीडियो में 12th का करूंगा. हाँ, ये वीडियो केवल मात्र 11th बस के लिए नहीं है, 11th के लिए कंपलसरी है, 11th बस के लिए नहीं है, 11th के लिए कंपलसरी है
और इस वीडियो को जो 12th गोइंग स्टूडेंट है, जिनका 11th उतना अच्छा गया नहीं है और वो चाहते हैं 11th के लिए, वो इस वीडियो को अच्छे से आप शुरू से एंड तक देखिए। जो ड्रॉपर हैं वो भी देख सकते हैं। और तो चलो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। और देखो ये 11th के लिए है ना, ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स फॉर IIT JEE, मतलब जिसको आप लोग फाउंडेशन ईयर बोलते हैं, 11th एंड 12th, है ना। तो देखो इस वे में इसको आपको करना है। हाँ तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये दो चैप्टर्स हैं, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखो सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन में ऐसा है, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन में ऐसा है कि आपको इनको एकेडमिक लेवल पे तैयार करना है। किस पे? एकेडमिक लेवल पे तैयार करना है इनको, एकेडमिक लेवल पे, है ना, एकेडमिक लेवल पे तैयार करना है ना, एकेडमिक लेवल पे तैयार करना है। रिलेशन एंड फंक्शन अगर देखा जाए तो, अगर 11th के लहजे से देखा जाए तो आपको एकेडमिक लेवल पे ही तैयार करना है। 12th के लहजे से देखा जाए तो इट्स अ बिग चैप्टर, इट्स अ बिग चैप्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना, एज पर योर IIT JEE पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो जो फंक्शन है अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, अगर 12th के तुम लहजे से देखोगे तो, है ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और कैलकुलस की स्टार्टिंग ही हम लोग फंक्शन से करते हैं, है ना, कैलकुलस की स्टार्टिंग ही हम फंक्शन से करते हैं। कैलकुलस मतलब अप्रॉक्स 35-36% वेटेज रखता है जी एडवांस के पेपर में, तो वहाँ की स्टार्टिंग ही हम फंक्शन से करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एकेडमिक लेवल पे तैयार करना है ना, यहाँ पे आपको एकेडमिक लेवल पे तैयार करना है सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरे पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो जो ये है, हाँ, IIT JEE के सिलेबस की स्टार्टिंग अगर देखा जाए अच्छे से तो यहीं से होती है, यहीं से होती है IIT JEE की, IIT JEE की सिलेबस की स्टार्टिंग यहीं से होती है। कहाँ से? यहाँ से, है ना, यहाँ से होती है। देखो बेसिक मैथमेटिक्स जो आपका पहला चैप्टर होना चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स है क्या, मैं तुमको बताता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स हर जगह का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या अभी तक देखा हूँ, और बेसिक मैथमेटिक्स में एक 11th गोइंग स्टूडेंट्स को क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा सा, मतलब देखो नंबर सिस्टम आपको अच्छा उसमें पढ़ाया जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, थोड़ा थोड़ा मॉडुलस के बारे में नॉलेज देगा, थोड़ा सा लॉग के, थोड़ा सा ग्राफ के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया जाएगा, मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा, मतलब कि नॉलेज जिससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन जो शुरुआत में अगर आ जाए तो फंसे ना, ऐसा ऐसा आपको बताया जाएगा पूरे उसमें एंटायर बेसिक मैथमेटिक्स में। उसमें आपको थोड़ा सा देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में बताया जाएगा, थोड़ा सा सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी आपको, है ना, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की जाएंगी बेसिक मैथमेटिक्स में, है ना। पूरा आपको नंबर सिस्टम उस पर डिस्कस किया जाएगा, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता है क्वेश्चन में कभी भी रेंडमली यूज़ हो जाता है, और अगर चीज़ें क्लियर ना रही माइंड में तो निश्चित है वो हमारे लिए घातक होती हैं। तो देखो ऐसा है कि ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, IIT JEE का सिलेबस, रियल बात यही है। और बेसिक मैथमेटिक्स आपको करना कंपलसरी है, मस्ट है एक 11th गोइंग स्टूडेंट के लिए। एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़िए, क्योंकि देखो अगर थोड़ा सा भी अगर बच्चा ड्रॉपर का है, अगर थोड़ा सा भी 11th अगर 12th पास किया है तो उसको बेसिक मैथमेटिक्स की उतनी नीड एज सच नीड नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन वो भी प्रेफर कर सकता है। लेकिन 11th गोइंग स्टूडेंट के लिए मस्ट है कि वो बेसिक मैथमेटिक्स पहले पढ़े, देन अपना स्टार्ट करे, है ना, देन अपना स्टार्ट करे। हाँ ये होता है लीनियर इनइक्वालिटी। पहला चैप्टर आपका आता है लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी आपका पहला चैप्टर आया, है ना। लीनियर इनइक्वालिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो ये एक तरह का फाउंडेशन का काम करता है। जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है, आज देखते होंगे, आज जब हम कोई भी बिल्डिंग तैयार करते हैं तो उसका सबसे मेन पार्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग वर्क किस पे करते हैं, उसके पिलर्स पे। देखो बिल्डिंग इटसेल्फ तो अपनी होती है ना पूरा, लेकिन उसके पूरे वजन को, उसके पूरे मतलब आकार को ढोता कौन है? वो जो तुम्हारे पिलर होते हैं, और उसकी मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए सुने होंगे कि 8 फीट 9 फीट नीचे पिलर, ऐसे सुने होंगे ना, इतना मतलब पिलर की गहराई होनी चाहिए, पिलर इतना मजबूत होना चाहिए। तो लीनियर इक्वालिटी उन्हीं में से एक टॉपिक है जो मैथमेटिक्स IIT JEE मतलब रिलेटेड मैथमेटिक्स या फिर ओरिएंटेड मैथमेटिक्स या फिर ऐसे कहो कि एंटायर मैथमेटिक्स ऑफ 11th क्लास
लीनियर इक्वलिटी इज द बेस्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। और ये वेरी वेरी फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए जो आपको कंप्लीट करना है और अच्छे वे में कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं कैसे क्या कराऊंगा वो मैं आपको अंतिम में डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको पूरा सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज दे देता हूं और एक करेक्ट ऑर्डर के बारे में नॉलेज दे देता हूं, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वलिटी हो गया, ठीक है। पहला चौथा जो आपको फोर्थ में जाना है जो चैप्टर है वो लीनियर इनइक्वलिटी है, ठीक है। और चलो हाँ तो फिर आपको लॉगरिथम करना है। लॉगरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉगरिथम मतलब ऐसा है कि आपको अभी बस यूज नहीं आएगा आपके 11th-12th में, उसमें तो अच्छा खासा यूज है ही, हाँ। लॉगरिथम तो अच्छा खासा यूज है ही। डायरेक्टली एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, लॉगरिथम से डायरेक्टली एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। जब मैं लॉगरिथम कराऊंगा तो वो जितने भी 6-7 क्वेश्चन अभी तक एडवांस में 2010 से इधर के पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे उसमें हर चीज़ों को मतलब एग्जीक्यूट किए, प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने के लिए बोला है ना। तो लॉगरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंजीनियरिंग के लिए, जो इंजीनियरिंग करने बच्चे जाएंगे, जो BHU BSc या फिर DU में जहाँ पे भी BSc करते हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज से, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग। यहाँ पे आपकी इंजीनियरिंग में इटसेल्फ, तो अगर आप कोई भी ब्रांच पे हैं आपको लॉग का एक गुड आइडिया होना चाहिए, मस्ट है ये, है ना। तो लॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, देखो, है ना। चाहे तुम अपने IIT JEE बेस पे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से लो, चाहे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लो, या फिर कोई किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी मतलब सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उस पर लॉग का यूज होना मस्ट है। तो देखो ये लॉगरिथम हो गया, ठीक है। तो ये लॉगरिथम हो गया, ये एक टॉपिक हो गया, हाँ। तो इसको ये जानना आप लोग के लिए जरूरी है और ये मस्ट है टॉपिक, ठीक है। ये पिलर, हाँ। बेसिकली लीनियर इक्वलिटी लॉगरिथम्स प्लेज एज अ पिलर, है ना, प्लेज रूल एज अ पिलर फॉर योर मैथमेटिक्स, है ना। तो ये लीनियर इक्वलिटी हो गया, लॉगरिथम हो गया, हाँ। फिर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एकेडमिक लेवल पे तो तैयार करना ही है, एकेडमिक लेवल पे तैयार तो करना ही है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको आपको एक अपने IIT JEE ओरिएंटेड अच्छे से तैयार करना है। IIT JEE ओरिएंटेड अच्छे से तैयार करना है। एडवांस में इसी टॉपिक पे बोला जा सकता है कि क्वेश्चन पक्का होता है कि आएगा। इसी टॉपिक पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही डायरेक्टली बोला जा सकता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस बनाए जा सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड नेसेसरी है कि आप इसी वे में, जैसे वे में मैं बता रहा हूं, जिस ऑर्डर में बता रहा हूं बेटा, उसी ऑर्डर में आप लोगों को करना है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही तुम 20 से कोई रैंडम टॉपिक उठाओगे तो तुम स्टक करने लग जाओगे। पता लगा तुम 20 सेकंड सीरीज उठा लिए, सेकंड सीरीज उठाने के बाद तुमको बीच में क्वाड्रेटिक का अच्छा यूज पड़ गया, कहीं पे भी, है ना, कहीं पे कॉमन रूट्स, लोकेशन रूट्स, कहीं पे भी थोड़ा सा भी मतलब आपको उसमें यूज आ गया तो फैल जाओगे माइंड में, मतलब कयास लगाने लगोगे कि भाई ऐसा है कि अब नहीं, ये बहुत टफ होता है, एक यूनिक बंदा ही निकालता है, ये सब माइंड में आने लगता है। हाँ, वो सब फिर वहाँ जाके पढ़ाई करो तभी होता है, ऐसा करो। तो भाई देखो, ऐसा है कि जो टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, तो ज़रूरी ये है कि जिस टॉपिक का यूज़ पहले है हम उसको पहले प्रेफरेंस दें। जिस टॉपिक में 2-3 टॉपिक यूज़ करके आ रहे हैं उस टॉपिक को हम बाद में पढ़ें, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलो, तो क्वाड्रेटिक आपको पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्वाड्रेटिक, है ना। क्वाड्रेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ठीक है। चलो, सेकंड सीरीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको अच्छे वे में, एक IIT ओरिएंटेड अच्छे वे में आपको सेकंड सीरीज को करना है, ठीक है। चलो, फिर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का यही है सही वे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री यहां से स्टार्ट करनी है ना। ये चैप्टर्स करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली यहां से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हर जगह है ना। इटसेल्फ अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का 6-7% वेटेज है ना, IIT JEE के लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज अदर्स टॉपिक में अच्छा खासा है। तो यही करेक्ट वे होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री यहां से करें,
है ना, ट्रिग्नोमेट्री यहां से करें। क्योंकि देखो मैं इसको 2 स्टार इसलिए दूंगा, मैं इसको 1 स्टार ही देता अगर वेटेज की बात होती, लेकिन इसका यूज है अदर टॉपिक्स में, है ना, अदर टॉपिक्स में इसका यूज जेन्युइन ही रहता है। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक को ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके दे दिया तो फिर उसमें दिक्कत होता है। एक क्वेश्चन जी एडवांस में आया हुआ था, ये 2016 की बात, हाँ 2016 में ही आया हुआ था, IIT जी एडवांस में पेपर को क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें देखो ऐसा है कि उसमें क्या किया था वो रिलेशन मतलब बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड रूट्स का मतलब ऐसे क्वेश्चन था, है ना। तो वो जिसमें था तो उस क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, लेकिन था वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन, है ना। तो देखो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करने हैं, है ना। वो बेसिकली जो क्वेश्चन आया था 2016 में IIT एडवांस में, वो था रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड रूट्स से आया हुआ था, है ना। तो जो उसमें था तो एक तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन 2 दे रखी थी, उसमें आपको बता दिया था, पहली इक्वेशन देगी कि उसमें अल्फा 1 बीटा 1 इसके रूट है, और दूसरी इक्वेशन को भी दे के बता दिया था, तो उसमें बोला था कि अल्फा 2 बीटा 2 इसके रूट है, और उसमें सिंपली सी कंडीशन लगा दी थी अल्फा 1 इज ग्रेटर देन बीटा 1, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन बीटा 2, और फिर बोल दिया था कि अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू निकालने के लिए। तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक का जिसको गुड आइडिया होगा वही उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएगा। ये कंफर्म था, ये कंफर्म था बेटा, ये कंफर्म था कि जिसको ट्रिग्नोमेट्री का उसमें आइडिया होता वही लड़का उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाता, वही लड़का उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाता। तो नेसेसरी है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक यहीं पे करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां से एंटर करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पहला जो चैप्टर होगा 2 डायमेंशनल सिस्टम, बेसिकली मतलब 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम, है ना। तो ये होगा, ये पहला चैप्टर है आपका। फिर है आपको स्ट्रेट लाइन करना है ना, अच्छे तरीके से आपको स्ट्रेट लाइन करना है ना। ऑर्डर यही होना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट हो देखो ये जो है ये पूरा यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये अच्छा मैं एक चीज और तुम लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। देखो पूरे एंटायर मैथमेटिक्स में अगर 11 12 दोनों का सिलेबस मिलाया जाए, है ना, 11 12 का दोनों का सिलेबस मिलाया जाए तो हम 2 ही चीज पैक में पढ़ते हैं। पैक में मतलब 11 में पैक में जो चीज पढ़ते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पैक में पढ़ते हैं, पैक में पढ़ते हैं, पूरा मतलब पैक में पढ़ते हैं। और 12th में जब पढ़ते हैं तो उसमें कैलकुलस, मतलब पहले डिफरेंशियल देन इंटीग्रल, है ना। तो यही 2 चीजें, मतलब यही 2 मतलब ऐसा चीजें होती हैं, है ना, अगर देखा जाए तो जो हम पैक में पढ़ते हैं। तो यहां पे भी हम इसको पूरा पैक में पढ़ेंगे। पैक में मतलब कि देखो ये पहले आपको 2 डायमेंशनल सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, फिर स्ट्रेट लाइन, देन आपको यहां से आपका हो जाता है कोनिक सेक्शन स्टार्ट, कोनिक सेक्शन, है ना, ये कोनिक सेक्शन के टॉपिक हो गए। एंटायर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सर्कल, ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों टॉपिक आपके कोनिक सेक्शन से स्टार्ट, ये कोनिक सेक्शन के टॉपिक हैं और फिर आपको इसी वे में आपको करना है। देखो ऐसा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एज सच देखा जाए तो अगर अदर टॉपिक से कंपेयर में उतना वेटेज है भाई, वेटेज तो है, क्वेश्चन तो आते ही हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तुम्हारे अलजेब्रा के मुकाबले, फिर कैलकुलस के मुकाबले जो आप 12th में पढ़ेंगे, है ना, तो उतना ज़्यादा नहीं है इसका वेटेज, लेकिन क्वेश्चन तो आते हैं, है ना, क्वेश्चन तो आते हैं, है ना। तो देखो ऐसा है, तो इसको आप लोग को क्या करना है, इस टॉपिक को इसी ऑर्डर में कंप्लीट करना है, इसी ऑर्डर में कंप्लीट करना है ना, और आपको हर चीज को अच्छे तरीके से करना है। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि देखो हर टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं, हर टॉपिक इंटर रिलेटेड हो जाते हैं मैथमेटिक्स में, इसीलिए ये नेसेसरी है कि आपको इसी वे में इसको करना है, ठीक है। चलो इसको करने के बाद मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर करने के लिए। बेसिकली लड़के क्या करते हैं जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे करते हैं? देखो ये सेकेंड हैंड सीरीज के बाद
जो 8वां टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज लिया हूं, ये यहाँ पे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे लड़के ऐड कर देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें हम, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ऐड करें, ये सही नहीं है। देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, जो ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है, तब आप इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े। उस चीज़ को हैंडल आप नहीं कर पाएंगे, ये रियलिटी है कि आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे। देखो होता तो छोटी सी चीज़ ही है वहाँ पे जो यूज़ होती है, लेकिन आती तो है। वहाँ पे आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इनको डिफाइन करना होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये कर लें तभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए, है ना, तभी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए, है ना। फिर देखो, फिर आ जाता है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री, है ना, पार्ट ऑफ योर ट्रिग्नोमेट्री। एंड इसको हम एसओटी भी बोलते हैं, एसओटी बोलते हैं, पीओटी भी बोलते हैं इसको, एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, है ना, इसको बोलते हैं। तो देखो इसको जो ये है कि ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को आपको यहीं पे करना है, क्योंकि देखो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होता है। तो जब बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका होता है तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले भी पढ़ सकते हैं या बाद में पढ़, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ इज़ अ बिग टॉपिक, है ना, इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो ये मैं ऐसा बोलूंगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ लेंगे, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, देन आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ें। देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूले ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं, ये रियलिटी है। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और तो उसमें आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वे में बता दूंगा कि आपको जो भी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इसमें कितने फार्मूले हैं, 84 हाँ 85 के अप्रॉक्स फार्मूले होते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो आपको मैं ये सब चीज़ें, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को मैं इस वे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आपको उसके फार्मूले डायरेक्टली माइंड में रहेंगे। अगर आप एक दो फार्मूले भी अगर उसमें ठीक से अगर याद कर लेंगे तो सारे फार्मूले आप अपने आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना, उनको प्रॉपर वे में आप सॉल्व करके निकाल लेंगे विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एसओटी एंड पीओटी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम आपका होना चाहिए, है ना, 18वां नंबर टॉपिक जो होगा वो बाइनोमियल थ्योरम होगा। बाइनोमियल थ्योरम को बच्चे लोग कहां पे पढ़ते हैं? देखो इस पे तुम लोगों को मैंने क्या बताया कि इनमें मैंने स्टार मार्क नहीं किया, है ना, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अपने आप में डायरेक्टली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एडवांस में, मेंस में भी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉट वेरी बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हो गया, बाइनोमियल थ्योरम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बाइनोमियल थ्योरम यहीं पे शुरुआत में पढ़ने लगते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन ये सही नहीं है बेटा। बाइनोमियल थ्योरम को शुरुआत में ही पढ़ना, एक दो टॉपिक पढ़ने के बाद, ये सही नहीं है। क्योंकि देखो आपके माइंड का एक अच्छा डेवलपमेंट हो चुका होता है जब आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो मैंने बताई हैं जिस वे में, है ना। आपको एक गुड आइडिया हो चुका होता है मैथमेटिक्स के हर टॉपिक्स का, है ना। शुरुआत के जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए 17-16 टॉपिक जो उसके पहले के टॉपिक है, तो आपको एक गुड आइडिया हो चुका होता है। तो अगर आप तब करते हैं बाइनोमियल स्टार्ट, तब आपके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर उसमें एक्सपेंशन कोफिशिएंट सब इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आपको दिक्कत आने लगती है अगर आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे गए बाइनोमियल थ्योरम पे, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे रखने का एक और तरीका है, एक और मतलब यहाँ पे मेरा मकसद है ना, एक और मोटिव है मेरा। वो क्या मोटिव है कि बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज इटसेल्फ मतलब अच्छा टॉपिक होता है, प्रोबेबिलिटी में भी थोड़ा बहुत उपयोग होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो इसीलिए परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, और परम्यूटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में
बाइनोमियल का यूटिलाइजेशन होता है ना, बाइनोमियल का यूटिलाइजेशन होता है, बाइनोमियल का यूटिलाइजेशन होता है। तो ज़रूरी है कि आप बाइनोमियल के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ें, ठीक है। ये कुछ अदर चैप्टर्स हो गए तुम्हारे क्लास 11th के, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको पीएमआई भी बहुत लोग बोलते हैं, इसको पीएमआई भी बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, इसको आप कहीं पे भी इनके बीच में भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन देखो मैं ऐसा बोलूँगा कि इनको बाद में ही करो, है ना। लेस वेटेज टॉपिक है, आता क्वेश्चन सभी से है लेकिन बहुत लेस वेटेज टॉपिक है कंपेयर टू योर, है ना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, उसके कंपेयर में तो लेस ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इनको कर लेना है ना। लेकिन इनको अंतिम में आप प्रेफरेंस रखिए करने की, है ना। तो देखो मैंने जितना भी तुम लोग को अभी यहाँ पे बताया, जितना भी यहाँ पे बताया, इनको बोल सकते हो कि 1 स्टार दे सकते हो, है ना, 1 स्टार इनको दे सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने जितना भी तुम लोगों को अभी बताया यहाँ पे, जितना भी तुम लोगों को यहाँ पे बताया ये टॉपिक्स, है ना, ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए। क्योंकि देखो आज के समय पे, आज जो भी तुम लोग ऑनलाइन की दुनिया में हर चीज़ अवेलेबल है, कंटेंट आपके पास बहुत है, कंटेंट आपके पास बहुत होता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि किस वे में हम उसको डील करें। क्योंकि देखो आज क्या होता है, बच्चे डायरेक्टली कहीं से भी कोई रैंडम चैप्टर्स उठा के पढ़ने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक 11th गोइंग स्टूडेंट के लिए ऐसा वीडियो, मैं तो बोलता हूँ कि ऐसा वीडियो हर एक मतलब एडुकेटर को बनाना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है कि आपको पहले एक करेक्ट वे तो बताओ भाई, एक करेक्ट वे बच्चे को मालूम चलना चाहिए, एक करेक्ट तरीका होना चाहिए कि भाई अगर हम इस ऑर्डर में करेंगे सब्जेक्ट्स को, तो जो इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे पे मतलब कोलाइड नहीं करेंगे, है ना। मतलब देखो यार, यहाँ पे एक चीज़ तुमको मैं बताना चाहूँगा, अगर तुम क्वाड्रेट जैसे ये लीनियर इनइक्वलिटी नहीं करते हो, लीनियर इनइक्वलिटी नहीं करते हो, तो क्वाड्रेटिक पे बहुत सारे क्वेश्चन जो जे एडवांस में आए हुए क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, जब मैं इन टॉपिक्स को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे अगर आपको लीनियर इक्वलिटी का आइडिया नहीं है तो, है ना। ऐसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज में देख लो, है ना। अगर इनका आइडिया आपको नहीं होगा तो हम तो ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन फिर फंसेंगे इस तरह में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का इक्वेशन का आइडिया नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, है ना। एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए, देन उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है, आयोटा कहीं पे भी इन्वॉल्व हो रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ ही रहा ना, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ ही रहा है। तो ऐसे में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आना कंपलसरी है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर देता है ना, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, तो वो आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो बेटा ये सारे टॉपिक्स आपको इसी वे में पढ़ने हैं, है ना, इसी वे में पढ़ने हैं, और आप इसको, है ना, इसको अपने नोटबुक में पहले जो नोटबुक है उसके पहले पन्ने पे अगर पन्ना नहीं है तो आप एक पन्ना ऐड कर दीजिए उसको, मतलब किसी से भी आप उसको चिपका दीजिए और उस पर आप ये अपना सिलेबस लिख लीजिए और इस वे में आपको करना है ये लिख लीजिए, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ना। और देखो ऐसा है कि ये 11th के लिए था, ये 11th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए था, इसको देख 12th वाले भी सकते हैं, ड्रॉपर भी सकते हैं, लेकिन कंपलसरी ये 11th के लिए है कि आपको इसी वे में, जो 11th गोइंग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसी वे में करें, चीज़ों को इसी वे में करें, ठीक है। और देखो बेटा ऐसा है कि अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो कोई ऑनलाइन की तो ये ज़रूरी है कि यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल, है ना, मतलब सिंसियर आपको होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे सेल्फ जिम्मेदार होते हैं, यहाँ पे सेल्फ जिम्मेदार होते हैं। आप जब स्कूल लेवल में पढ़ते हैं तो अगर आप उसी वे में पढ़ाई यहाँ पे करेंगे तो देखो बेटा
मुझे तो नहीं लगता, या फिर किसी को भी ऐसा, कोई भी अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है इन चीज़ों के बारे में, तो कभी आपको ये चीज़ रेकमेंड नहीं करेगा कि आप जिस वे में स्कूल में पढ़ते थे उसी वे में आप जेई की तैयारी कीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा होता है कि मास्टर जी बोल देते हैं कि देखो ऐसा बेटा कि एक्सरसाइज करके लाना, ये क्वेश्चन करके लाना, आप उसी पे आप अपने आप को सेटिस्फाइड कर देते हैं कि हाँ ऐसा किया है तो ऐसा करना है। लेकिन उससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर लाया जा सकता है, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाला नहीं जा सकता है, निकाला नहीं जा सकता अगर आप उस वे में चलें तो, है ना। और देखो आज के समय पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो उसके पीछे ना भाग के अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, है ना। डिजिटल नोट्स रखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद पेन कॉपी उठा के पूरा नोट्स बनाएं, हर एक चीज़ का नोट्स बनाएं। और मैं देखो अभी मैथमेटिक्स सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, अभी आज या कल से आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी मैथमेटिक्स पे, है ना। जो भी टॉपिक होगा आप लोग लिख लीजिए कमेंट पे, मैं वो टॉपिक निश्चित तौर पे स्टार्ट करूँगा। खैर बहुत सारे बच्चों ने कल तो बोला था लीनियर इक्वलिटी के स्टार्ट करने के लिए कि सर लीनियर इक्वलिटी, तो देखो एक तरफ से मैं आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस देते जाऊंगा और एक तरफ से आप लोग का मैथमेटिक्स का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब इसके बाद 11th के बाद मैं 12th वालों के लिए भी आप लोगों के पास वीडियो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।